स्वागत है आपका थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना आर्टिकल राइटिंग का है, यानी कि 12th क्लास में आपके कंपोजिशन का एक टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, जो कि आपके 7 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है। ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में आपको एक रिपोर्ट राइटिंग दी हुई होती है, स्पीच राइटिंग दी हुई होती है। इन 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग कि एक जो आर्टिकल है उसको लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल यानी किसी भी बिंदु पे हम हमारी तरफ से कोई भी विचार व्यक्त करते हैं, वो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक टॉपिक पर लिखा गया ऐसा पैराग्राफ जिसको कि न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में यानी कि पत्रिका में छापा जाता है, वो कहलाता है आर्टिकल। तो देखिए अब इस आर्टिकल को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको जो करना है वो ये करना है कि इस आर्टिकल की हेडिंग डालनी है। हेडिंग यानी कि इस आर्टिकल का टाइटल डालना है। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में कोई भी एक टॉपिक आपको दिया हुआ होता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट यानी कि उचित हेडिंग चूज करनी पड़ती है। या तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में वो हेडिंग दी हुई होती है, अगर क्लियरली नहीं दी हुई होती है तो आपको वहां से एक एप्रोप्रिएट हेडिंग चूज करके लिखनी होती है। अब हेडिंग के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपकी आती है बाय, और यहाँ पे आपको लिखना होता है नेम, यानी कि जो इस आर्टिकल को लिख रहा है उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है सेकंड लाइन में, और उस नाम के पहले आपको यहाँ पर यूज करना होता है बाय का। अब करना आपको क्या है कि एग्जाम में आपकी जो आंसर शीट रहेगी उस आंसर शीट के एकदम मिडल में आपको हेडिंग डालनी है, जिस आर्टिकल को आप लिख रहे हो उसकी हेडिंग, और उसके नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा राइट साइड में आपको लिखना है बाय, और उसके बाद में इस आर्टिकल को जो लिखने वाला है उसका नाम लिखना है। अब देखिए इसके बाद में जो सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज आपकी आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिचय। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको सबसे पहले लिखनी होती है। अब मान लीजिए कि आपको एक पोल्यूशन के ऊपर दिया गया आर्टिकल कि आपको पोल्यूशन पे आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पोल्यूशन वर्ड है इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसका वर्णन करना पड़ेगा कि पोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद में जो थर्ड चीज आपकी आती है वो आती है बॉडी ऑफ आर्टिकल। बॉडी ऑफ आर्टिकल, अब देखिए बॉडी ऑफ आर्टिकल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोई भी टॉपिक हो जिसपे आपको आर्टिकल लिखना है तो उसमें 2 चीजें होती है, या तो उसके इफेक्ट होते हैं या फिर उसके एडवांटेज होते हैं। अब देखिए इफेक्ट यानी होता है प्रभाव, और एडवांटेज यानी होता है लाभ। कोई भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, या तो उस टॉपिक के इफेक्ट होंगे, जैसे कि अपन पोल्यूशन को ले ले, प्रदूषण को ले ले, तो प्रदूषण के कोई एडवांटेज हमें नहीं मिल रहे, प्रदूषण के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं। वैसे मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, इस टॉपिक पे अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो इसके आप इफेक्ट प्रभाव बता सकते हो कि क्या क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़े हैं, प्लस आप इसके एडवांटेज भी बता सकते हो कि इससे हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल का जो भी टॉपिक रहेगा उसके अंदर या तो इफेक्ट होंगे या फिर एडवांटेज होंगे। इसके बाद में जो दूसरी चीज आपको लिखनी होती है वो होती है कॉज, कारण क्या है। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन का कारण क्या है, किस वजह से हमारी पृथ्वी पे पोल्यूशन बढ़ता है, उसके कॉज लिखने हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान के कोई कारण नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि इसे कब शुरू किया गया और इससे क्या क्या एडवांटेज जो है वो हमारे देश को प्राप्त हो रहे हैं। ये बॉडी ऑफ आर्टिकल के बाद में जो 4th चीज आती है वो आपको लिखनी होती है कंक्लूजन।
कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो, एक चीज तो आप दे सकते हो सजेशन, और दूसरी चीज है रेमेडियल एंड। कहने का मतलब सजेशन यानी सुझाव। अब जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, इसके ऊपर आप सुझाव दे सकते हो कि इसको और भी ज्यादा अच्छे से इम्प्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके सुझाव। इसके अलावा रेमेडियल एंड यानी क्या होता है, रेमेडियल यानी होता है उपचार। जैसे कि पोल्यूशन है, अब पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये आपके आएंगे इस कंक्लूजन में। तो किसी भी टाइप का अगर आर्टिकल होगा तो उसका जो कंक्लूजन है वो दो चीजों में निकलेगा, या तो आपको सजेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रेमेडियल एंड देना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए कोई भी उपाय या उपचार बताना पड़ेगा। तो ये जो पूरा है आपका आर्टिकल होता है। अब देखिए इसके अंदर जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आपको आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप हेडिंग डाल देते हो, इस आर्टिकल को लिखने वाले का नेम डाल देते हो, तो 1 नंबर जो है वो केवल आपको इस हेडिंग का मिल जाता है। इसके अलावा ग्रामर के लिए, यानी कि अगर आप कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो तो उसके लिए आपके 2.5 यानी कि 2.5 नंबर आपके कटते हैं ग्रामर के, अगर आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो। और जो बचे हुए नंबर है वो आपके कंटेंट यानी बॉडी ऑफ आर्टिकल, आप जो भी इसके अंदर लिख रहे हो उसके नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इस आर्टिकल का। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है, वो लिखना है इस टॉपिक पर, स्वच्छ भारत अभियान पे। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आंसर में हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है। हेडिंग आपको क्लियरली क्वेश्चन में दी हुई है कि स्वच्छ भारत अभियान पे लिखना है, तो यहाँ हम पेज के मिडल में लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान, और इसके बाद में इसके नीचे वाली लाइन में आपको थोड़ा राइट साइड में लिखना है बाय, और राइटर का क्वेश्चन में अगर नेम दिया हुआ है तब तो आप वो यूज कर लोगे, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं मोहन। ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि 1 नंबर पूरा हो गया। अब इसके बाद से हम शुरू करेंगे जो आर्टिकल की बॉडी है वो। तो देखिए हम लिखते हैं स्वच्छ भारत अभियान is also called as Clean India Mission और स्वच्छ भारत कैंपेन। अब देखिए इस तरीके से हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट है। हमने क्या लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉल्ड यानी पुकारना, कि स्वच्छ भारत अभियान को हम पुकार सकते हैं क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी, और स्वच्छ भारत कैंपेन, कैंपेन यानी होता है अभियान, इसके नाम से भी। आगे देखिए, दिस इज ए नेशनल लेवल mission run by the Indian government to cover all the backward towns of country to make them
क्लीन। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, दिस इज, यह है ए नेशनल लेवल मिशन। नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर का एक मिशन है, रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। टू कवर ऑल द बैकवर्ड टाउन्स, जिससे कि ये कवर कर सके, बैकवर्ड यानी जो पिछड़े हुए, टाउन यानी इलाके, क्षेत्र है, ऑफ कंट्री, देश के, टू मेक देम क्लीन, उन सारे क्षेत्रों को कवर करके उससे क्लीन यानी कि स्वच्छ कर सके, इसलिए इस योजना को भारतीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब आगे देखिए, दिस मिशन इन्वॉल्व्स the construction of toilets, promoting the sanitation programs in rural areas, cleaning roads and streets। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, दिस मिशन, यह है जो हमारा मिशन है, इन्वॉल्व्स, इसके अंदर शामिल है, द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स का, प्रमोटिंग, प्रमोट यानी होता है बढ़ावा देना, द सैनिटेशन, सैनिटेशन यानी होता है स्वच्छता, और प्रोग्राम्स यानी योजनाएं, कि स्वच्छता से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनको ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर, क्लीनिंग रोड्स, सड़कों को साफ करने के लिए ये बढ़ावा देता है कार्यक्रमों को, और गलियों को साफ करने के लिए भी ये कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। अब आगे देखिए, दिस प्रोग्राम is officially launched by Prime Minister Narendra Modi on 2nd October 2014 at राजघाट, न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा है, दिस प्रोग्राम, यह जो कार्यक्रम है, इज ऑफिशियली लॉन्च्ड, इसको ऑफिशियल यानी आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ऑन 2 अक्टूबर 2014 की 2 अक्टूबर 2014 में, एट राजघाट, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो राजघाट जगह है वहां पर। अब आगे देखिए, दिस प्रोग्राम इज वेरी ग्रेट। इसके बाद लिखेंगे अपन, इफ एवरीवन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस of this program, then it will become very great and successful।
अब देखिए यहाँ से अपन ने लिखा है दिस प्रोग्राम, यह जो कार्यक्रम है, इज वेरी ग्रेट, यह बहुत अच्छा है। यहाँ तक आपका जो बॉडी ऑफ आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि इस लाइन से लेके यहाँ तक तो हमने ये बताया कि स्वच्छ भारत अभियान है क्या। उसके बाद में इसकी बॉडी आ गई, सॉरी यहाँ तक, उसके बाद में इसकी बॉडी आ गई कि इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं, और इसके बाद में लास्ट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंक्लूजन, एक सजेशन दे रहे हैं। और सजेशन क्या है, इफ एवरीवन, अगर प्रत्येक व्यक्ति अंडरस्टैंड, समझता है द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर इस कार्यक्रम की महत्वता को प्रत्येक आदमी समझता है, देन इट विल बिकम वेरी ग्रेट एंड सक्सेसफुल, तब ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और ज्यादा सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट है। अब देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेंगे, ये तो एक कैंपेन से रिलेटेड आर्टिकल था कि उसके ऊपर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम एक समस्या या प्रॉब्लम के ऊपर लिखते हैं कि उसमें किस तरीके से अपन आर्टिकल को लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इमेजिन दैट यू आर Ramesh, write an article on the topic pollution। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन, कल्पना करनी है, दैट यू आर रमेश, कि आप रमेश हो, राइट एन आर्टिकल, और उसके लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, जो प्रदूषण वाला टॉपिक है इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पेज के मिड में, यानी कि बीच में, तो यहाँ हम लिख देंगे पोल्यूशन, ये हो गई हेडिंग। इसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है बाय, और क्लियरली आपको दिया हुआ है कि आपको अपने आप को रमेश मानते हुए इस आर्टिकल को लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय रमेश। अब इसके बाद में इस आर्टिकल को लिखेंगे, तो देखिए टुडे द प्रॉब्लम of pollution has become very serious। देखिए हमने फर्स्ट लाइन लिखी है टुडे, आज, द प्रॉब्लम, जो समस्या है, ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की, हैज बिकम वेरी सीरियस, यह है बहुत ज्यादा सीरियस यानी कि गंभीर, बिकम यानी बन चुकी है। मैन has interfered with nature too much। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है मैन, जो आदमी है, हैज इंटरफेयर्ड, इंटरफेयर्ड यानी होता है दखल अंदाजी करना, कि व्यक्ति ने आज नेचर यानी प्रकृति के साथ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर ली है। फिर आगे हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट environment has been polluted। और इसके बाद में हमने लिखा है एज अ रिजल्ट, परिणाम के तौर पे, द एनवायरमेंट, जो वातावरण है, हैज बीन पोल्यूटेड, यह पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित हो चुका है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया पोल्यूशन क्या है। अब इसके बाद में आगे हम लिखेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं और कौन सा पोल्यूशन किस कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सच एज। अब यहाँ पे हमने लिखा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन प्रदूषण है इसके बहुत सारे टाइप यानी प्रकार है, सच एज जैसे कि, और इसके बाद में आपको लाइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है एयर पोल्यूशन। इस हेडिंग के बाद में नीचे आप लिखोगे एयर पोल्यूशन इज मोस्टली
caused by the dangerous smoke of vehicles and chimneys of factories। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है इज मोस्टली, ये है मुख्यतया कॉज्ड होता है बाय द डेंजरस स्मोक, डेंजरस यानी जो खतरनाक, और स्मोक यानी धुआं है, ऑफ व्हीकल्स यानी वाहनों का, एंड चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, जितने भी कारखाने हैं इन कारखानों की चिमनी से निकलने वाला जो भी खतरनाक धुआं है उस धुएं की वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो होता है। इट में कॉज लंग डिजीज, कोमा, अस्थमा, कोमा, आई फ्लू, कोमा, हेडेक एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट में कॉज, यह कारण बन सकता है लंग डिजीज, हमारी लंग यानी फेफड़ों से संबंधित, डिजीज यानी जो बीमारियां हैं उनका, अस्थमा एक बीमारी होती है सांस से संबंधित उसका, आई फ्लू भी एक बीमारी का नाम है, और हेडेक यानी सर दर्द, ये सारे जो चीजें हैं इनका कारण क्या बन सकता है, एयर पोल्यूशन बन सकता है। अब इसके बाद में आगे हम लिखेंगे सेकेंड पोल्यूशन, हम लिखेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो देखिए, द ओनर्स ऑफ many industries dump the waste material of their industries on surface and in rivers that pollute water of rivers। अब देखिए वाटर पोल्यूशन में हमने क्या लिखा है, द ओनर्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज, ओनर यानी हो गया मालिक, इंडस्ट्रीज यानी हो गए उद्योग, डंप यानी फेंकना, द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल यानी जो बेकार सामग्री है, ऑफ देयर इंडस्ट्रीज उनके उद्योगों की, ऑन सरफेस, वो सरफेस यानी पृथ्वी की सतह पर उसको फेंक देते हैं, एंड इन रिवर्स या फिर उसे नदियों में डाल देते हैं, दैट पोल्यूट वाटर ऑफ रिवर्स, जो कि पोल्यूट यानी प्रदूषित करता है वाटर ऑफ रिवर्स यानी नदी के पानी को। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं द नॉइज पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस टू लिव in cities the roar of vehicles is the most reason for noise pollution।
अब देखिए यहाँ हमने नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता दिया। द नॉइज पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस टू लिव इन, कि ध्वनि प्रदूषण के अंदर रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस यानी खतरनाक है। इन सिटीज, शहरों के अंदर, द रोर ऑफ व्हीकल्स, रोर यानी तेज आवाज, जो वाहनों की तेज आवाज है, इज द मोस्ट रीजन फॉर नॉइज पोल्यूशन। यह है बहुत ही मोस्ट यानी मुख्य रीजन, कारण है फॉर नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के लिए। अब देखिए ये हमारा बॉडी ऑफ आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें इसका कंक्लूजन लिखना है, इसका निष्कर्ष लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पोल्यूशन कैन नॉट be reduced and controlled if we do not feel our responsibility towards our mother earth। अब देखिए कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, पॉल्यूशन जो प्रदूषण है कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड यानी होता है कम करना, इसको कम नहीं किया जा सकता, एंड कंट्रोल और ना ही इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इफ वी डू नॉट फील, अगर हम महसूस नहीं करते हैं अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे उत्तरदायित्व को, टुवार्ड्स अवर मदर अर्थ, हमारी जो मातृभूमि है इसके टुवार्ड्स यानी प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस पोल्यूशन को ना तो रिड्यूस कम कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में देखेंगे।